हेलो व्यूवर। आज हम देखेंगे विशेष आवश्यकता वाले बालकों में जो होते हैं भारत सरकार द्वारा जो एक्ट चलाए गए हैं, है ना, अधिनियम जो चलाए गए हैं किन के लिए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए, वो अधिनियम के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। पहला है PW एक्ट, है ना, PWD एक्ट, ये 2016 में चलाया गया था। दूसरा है मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, ये 1987 में चलाया गया था। इसमें क्या आता है, मानसिक विकृत व्यक्ति का इलाज करते हैं इसमें और पुनर्वास करते हैं, है ना। फिर तीसरा है भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992, इसका संशोधन 2000 में हुआ है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु अनुसंधान हेतु बढ़ावा देना, प्रशिक्षण देना, विकलांग व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु राष्ट्रीय न्यास अधिनियम NTA 1999, नेशनल ट्रस्ट एक्ट लाया गया, है ना, 1999 में। फिर आते हैं कौन से बालक, सृजनात्मक और सृजनशील बालक, है ना, या क्रिएटिव चाइल्ड जिनको बोला जाता है। तो इसमें आइजैक ने बोला है वह योग्यता जो नवीन शब्दों को देकर असाधारण विचार प्रस्तुत करते हैं, ऐसे बालक सृजनात्मक बालक होते हैं। और रोजन एंड स्टीन ने क्या बोला है, सृजनशीलता को उत्पादन कहा जाता है। और फादर कमिल बुल्किन क्या कहते हैं, सृजनात्मकता के लिए एक नए शब्द का प्रयोग करता है, रचनात्मक। सृजन शब्द था, है ना, सृजनात्मकता के लिए क्या, रचनात्मक शब्द का प्रयोग करता है। फिर आते हैं डॉक्टर रघुवीर, ये क्या बोलते हैं, सृजनात्मकता सृजन करना, उत्पन्न करना, शब्द का प्रयोग करना है ना। फिर बाल्यावस्था से प्रारंभ होती है जो 30 वर्षों तक विकसित होती है। ये सृजनात्मकता जो होती है बाल्यावस्था से प्रारंभ होती है और 30 वर्षों तक विकसित होती रहती है ना। क्रिएटिविटी लैटिन भाषा से लिया गया शब्द है क्रिएटिविटी। क्रिएट का मतलब होता है टू मेक, यानी बनाना, निर्माण करना, है ना। क्रिएर शब्द से उत्पन्न हुआ है ये। क्रो एंड क्रो क्या बोलते हैं, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। जेम्स ड्रेवर क्या बोलते हैं, सृजनात्मकता किसी वस्तु का नवीन रूप से सृजन करना है। फिर सृजनात्मक बालक की विशेषताएं क्या होती हैं, ये क्या होते हैं। पहला है वाकर मेहंदी। सृजनात्मकता के निम्न 3 तत्वों का उल्लेख किया गया है, मौलिकता, प्रवाहितता, लचीलापन, है ना, जिसमें मौलिकता यानी कि ओरिजिनलिटी, यानी किसी की कॉपी ना हो, ओरिजिनल हो, ये क्या कहलाती है, मौलिकता। फिर प्रवाहितता क्या होती है, विचारों में निरंतरता हो। और लचीलापन क्या होता है, विचारों में यदि संशोधन की ज़रूरत हो तो किया जा सके। ये सब क्या है, वॉकर मेहंदी ने ये कहा है सृजनात्मक बालक की विशेषता में। फिर आता है हॉलमैन। हॉलमैन क्या कहते हैं, सृजनात्मकता के 4 तत्व का उल्लेख है। पहला नवीनता, यानी विचार उत्पाद नए स्वरूप में हो। फिर विलक्षणता, जो अन्य से इसे भिन्न बनाए, विलक्षण बनाए। विस्मय, जो आश्चर्य का विषय हो। विचार उत्पाद लोगों में कौतूहल का विषय हो। ये कहलाते हैं सृजनात्मकता। चौथा है अद्भुत अनोखा चिंतन, है ना। फिर आते हैं गिलफोर्ड क्या कहते हैं, सृजनात्मकता के 4 तत्व बतलाए हैं। केंद्र विमुख, तात्कालिक स्थिति से परे जाने की योग्यता, है ना, अपसारी चिंतन जिसको बोलते हैं, जिसमें व्यक्ति एक समस्या का हल एक से अधिक प्रकार से निकाल पाता है। ये क्या होते हैं, अपसारी चिंतन वाले या केंद्र विमुख। समस्या की पुनः व्याख्या, समन्वयशीलता, सामंजस्य, एडजस्टमेंट, जो दूसरों के विचारों को बदल दे। फिर आती हैं इनकी विशेषताएं क्या है, परोपकारी प्रवृत्ति का होना है, दूरदर्शी, अपरंपरावादी, सार्वभौमिकता, कल्पनाशीलता, संवेदनशीलता, विचार कार्य के विस्तारण की क्षमता, साहसी जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं सृजनात्मक बालक, है ना।
फिर सृजनात्मकता का क्रम क्या होता है, तैयारी है ना, प्रिपरेशन, उद्भवन यानी इनक्लूबलेशन, कार्य को प्रारंभ करना है ना, तैयारी, फिर कार्य को प्रारंभ करना, फिर ये प्रदीपन यानी कार्य को अंजाम तक पहुंचाना, फिर आता है सत्यापन यानी कार्य उत्पाद विचार का सत्यापन है ना, वेरिफिकेशन जिसको बोला जाता है। फिर आती है सृजनात्मकता के स्तर। स्तर क्या क्या है इसके, I.A. टेलर के अनुसार क्या है, अभिव्यक्त्यात्मक स्तर, एक्सप्रेशन लेवल, उत्पाद स्तर यानी व्यक्ति विचारों को उत्पाद के रूप में बदलता है। फिर अन्वेषण स्तर, खोज करता है। नवाचारी स्तर, कार्यों में अध्यापन करता है। फिर उद्यात्मक स्तर, इसमें व्यक्ति अमूर्त चिंतन के आधार पर सोचता है। तो हैं ये सृजनात्मकता के स्तर है ना। फिर आता है क्या, विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए शिक्षा के लिए सरकारी प्रयास क्या किए गए हैं है ना। तो पहला है राष्ट्रीय या भारतीय पुनर्वास अधिनियम, अभी बताए थे 1992 में स्टार्ट हुआ ये। फिर आता है मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 में, जिसमें उपचार का प्रावधान है और मानसिक विकलांगों के लिए पुनर्वास है। फिर राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999, ये तीनों के बारे में बता चुके हैं। फैक्ट क्या है, 3 दिसंबर राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये डेट याद रखिएगा, 3 दिसंबर राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर आता है IEDC यानी इंटीग्रेटेड एजुकेशन ऑफ डिसेबल चिल्ड्रन, यानी कि एकीकृत शिक्षण प्रोग्राम विकलांग बच्चों के लिए, क्या है, ICDC। इसके प्रारंभ कब हुआ, 1974 में। प्रारंभ में यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय में हुआ है ना। तो इसे वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय पर कर दिया गया है। पहले ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय का था, अब इसे कहाँ कर दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय में कर दिया गया है। 1997 तक इसका संचालन था है ना। फिर आया DPEP यानी कि डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, ये 1994 में लागू हुआ। और 2001 को क्या आया, सर्व शिक्षा अभियान आया, जिसमें माध्यमिक स्तर पर विकलांग बच्चों हेतु शिक्षा दी गई 2009-10 में। फिर 2013 में क्या हुआ, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य क्या था, प्रारंभिक 8 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात माध्यमिक स्तर हेतु आगामी 4 वर्ष के लिए विद्यार्थी को सक्षम बनाना है ना। प्रारंभिक 3 वर्ष तक शिक्षा नहीं, ये 5 वर्ष होगा, नहीं तो 1 मिनट, 8 है, 8 ठीक है। 8 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात माध्यमिक स्तर हेतु आगामी 4 वर्षों के लिए विद्यार्थियों को साक्ष्य बनाना, मतलब कि फिर 8वीं के बाद 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं है ना, 4 वर्षों के लिए। फिर आते हैं विकलांग बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति, जो 2006 में लाई गई। इसका मुख्य सामाजिक न्याय विकास मंत्रालय व सशक्तिकरण मंत्रालय है। सहायक नोडल एजेंसी मानव संसाधन विकास मंत्रालय। प्रारंभ में 6 वर्ष तक विकलांग बच्चों की पहचान व उन्हें समावेशी शिक्षा में शामिल करना था। फिर क्या हुआ, इन्हें मनोवैज्ञानिक पुनर्वास केंद्र सुविधा उपलब्ध कराना और स्कूल में इनको आवश्यक सहायक सामग्री उपलब्ध कराना, जैसे ब्रेल, स्लेट, सुनने के लिए यंत्र, ट्रांससाइकल, विकलांग बच्चों को आरक्षण की सुविधा प्रदान करना, ये सब इसके उद्देश्य थे। ठीक है। फिर आया RTE एक्ट 2009, ये क्या था, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। ये लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 को। एक्ट आर्टिकल 21A शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है ना। 2 दिसंबर 2002 को 86वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें आर्टिकल 21A जोड़ा गया, जिसमें शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है ना। फिर 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान दिया गया। फिर आती है RPWD एक्ट 2016, ये 2017 में लागू हुआ। 6 से 18 वर्ष के विकलांग बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी गई। फिर देखते हैं भारत में प्रमुख संस्थान है ना, कि विकलांगता से जुड़े प्रमुख संस्थान कौन कौन से हैं।
ये भारत का मैप जैसे हमने बनाया। तो यहाँ देहरादून में उत्तराखंड है जिसमें राष्ट्रीय दृष्टिबाधित विकलांग संस्थान है। फिर कोलकाता पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय आर्थोपेडिक विकलांग संस्थान है। फिर कटक में उड़ीसा में राष्ट्रीय पुनर्वास संस्थान है। तेलंगाना में सिकंदराबाद में राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान है। फिर यहाँ नीचे चेन्नई मद्रास तमिलनाडु में राष्ट्रीय बहुविकलांगता संस्थान है। फिर मुंबई में राष्ट्रीय श्रवण विकलांगता संस्थान है। और नई दिल्ली में क्या है, शारीरिक विकलांग संस्थान है। ठीक है, ये हमारे पूरे भारत का मैप है जहाँ मतलब कि ये संस्थान दिए गए हैं जिसको आप डायग्राम की सहायता से समझ सकते हैं, है ना। विकलांगता से जुड़े सारे संस्थान हैं। फिर यहाँ हम देखेंगे शिक्षा संस्थान के बारे में। ICESE बोर्ड है ना, काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन है ना, ये इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। स्थापना 1958 में हुई थी और शिक्षा हेतु कार्य करता है ये क्या, ICSE। फिर आता है CBSE, इस बोर्ड के बारे में भी जानते होंगे आप, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्थापित है ना। स्थापना इसकी 1929 में हुई थी। पाठ्यक्रम NCERT द्वारा किया जाता है इसका पाठ्यक्रम। राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा का संचालन हेतु कार्यशील हिंदी और इंग्लिश माध्यम में इसमें की पढ़ाई होती है। फिर आता है KVS, केंद्रीय विद्यालय संगठन है ना, जिसकी स्थापना 15 दिसंबर 1963 में हुई थी। बोर्ड क्या है इसका, CBSE इस पर नियंत्रण करता है। पाठ्यक्रम इसमें भी NCERT है। चेयरमैन कौन है, केंद्रीय मंत्री शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। आदर्श वाक्य क्या है, विद्या सर्वत्र शोभिते, इनका क्या है, आदर्श वाक्य है। फिर आते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय, जिसमें ध्येय वाक्य क्या है, प्रज्ञान ब्रह्मा, पवित्र ज्ञान परमात्मा के समान है ना। स्थापना कब थी, NER 1986 में। वही इसका NER का फुल फॉर्म दिया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इसके तहत 1986 में इसकी शुरुआत हुई। उद्देश्य क्या था, प्रतिभाशाली ग्रामीण प्लस शहरी विद्यार्थियों को निःशुल्क आवास सर्वांगीण विकास हेतु शिक्षा की सुलभता प्रदान करना है ना। सिर्फ प्रतिभाशाली बच्चों के लिए है ये जवाहर नवोदय विद्यालय। क्लास 6वीं से 12वीं तक। ठीक है, फिर आता है EMRS, एकलव्य मॉडलिंग क्या है, रेसिडेंशियल विद्यालय है ना। इसमें क्या है, आदिवासी बहुल इलाकों में इसका संचालन होता है, आदिवासी क्षेत्र में इसका संचालन होता है। उद्देश्य क्या है, आदिवासी छात्र छात्राओं को सर्वांगीण विकास हेतु आवासीय शैक्षणिक परिसर उपलब्ध कराना। 6वीं से 12वीं तक शिक्षा प्रदान की जाती है। इसमें भी स्थापना इसकी 1999 में हुई है। मंत्रालय है जनजाति कार्य मंत्रालय, यानी नोडल एजेंसी जिसको बोला जाता है। ठीक है, फिर जो अभी अभी संचालित हुए हैं CM राइज स्कूल, प्रारंभ इनका कब हुआ है, 11 जून 2021 को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इनको संचालित किया गया है। उद्देश्य क्या है, NVS और KVS की तर्ज पर राज्य में स्कूल का संचालन जहां गुणवत्तापूर्ण सर्वांगीण विकास हेतु शिक्षा प्रदान की जाए, ये इसका उद्देश्य है। विभाग क्या है, मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग। ठीक है, CM राइज का, इसकी डेट याद रखिएगा, आ सकता है ना करेंट में। फिर आता है कस्तूरबा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, इसका केंद्र कौन है, MP। केंद्र कहाँ है, MP में, इंदौर में। स्थापना 1945 को हुई। महात्मा गांधी जी द्वारा स्थापित बालिका शिक्षा हेतु कार्यशील आवासीय परिसर प्लस सर्वांगीण विकास हेतु कार्य है इसका। ठीक है, फिर एजुकेशन पॉलिसी क्या है, 3 टाइप की होती है। प्रथम में NEP जे क्या है 1968, 1986 और 2020। इसमें संशोधन हुआ था 1992 को, है ना। फिर आता है NEP 2022। फिर आता है NEP है ना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इसके अंतर्गत आता है शिक्षा में GDP का 6% हिस्सा खर्च करने की बात की गई है। उद्देश्य क्या है, शिक्षा के आधार पर भारत को वैश्विक महाशक्ति बनाना। मूल्यांकन केंद्र क्या है, परख की व्याख्या की जाएगी।
पाठ्यचर्या 5वीं मतलब पहली दूसरी तीसरी चौथी 5वीं और 6वीं 7वीं 8वीं और 3 यानी कि 9वीं 10वीं 11वीं। फिर ये उसके मापदंड के आधार पर शिक्षा है ना 5 3 3 4 के मापदंड के आधार पर शिक्षा की गई है। फिर बालक 3 वर्ष की उम्र में विद्यालय पूर्व शिक्षा से जुड़ेगा। किंडरगार्टन बाल वाटिका खेल द्वारा शिक्षा में जोड़ा गया है। फिर 29 जुलाई 2020 को लागू हुआ ये प्रथम राज्य कर्नाटक है। 2030 इसका लक्ष्य रखा गया है समावेशी शिक्षा को लागू करने का, है ना। इधर इस 5 का वर्ष है, 3 वर्ष बाल वाटिका और पहली दूसरी तीसरी क्लास, है ना। और इस 3 का मतलब है तीसरी चौथी 5वीं क्लास। फिर अगले 3 का मतलब है 6वीं 7वीं 8वीं क्लास। और नेक्स्ट 4 का मतलब है 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं क्लास। ये था इसका मतलब 3 5 3 3 4 का, ठीक है। फिर आता है NCERT, इसका मतलब है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, हेडक्वार्टर नई दिल्ली का है। कार्य क्या है? पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या का निर्माण करता है, नेशनल लेवल पर रिसर्च व प्रशिक्षण हेतु कार्य करता है, प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, वयस्क शिक्षा के लिए पाठ्यचर्या NCF का निर्माण करता है। फिर सिलेबस यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेम यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की है ना। फिर आता है राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान 1979, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली, है ना, के तत्वाधान में मुक्त विद्यालय परियोजना का संचालन हुआ। फिर 1989 में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय में इसे समावेशित किया गया। फिर उसके बाद 1990 में यूजी के लिए भी मान्यता मिल गई, है ना, यूजी मतलब कॉलेज के लिए। फिर 2002 में इसे राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान नाम दिया गया। और उद्देश्य क्या था इसका? गैर औपचारिक शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु आवासीय परिसर न होकर शिक्षा में विद्यार्थी का स्वतंत्रता दी गई, है ना, विद्यार्थी की स्वतंत्रता दी गई। ये था राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान 1979 की बात है। फिर आता है राष्ट्रीय बाल भवन। राष्ट्रीय बाल भवन मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी शुरुआत की थी, है ना, 1956 में। राष्ट्रीय शिक्षा हेतु रचनात्मक संस्थान केंद्र का निर्माण करना, निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबंध। फिर आती है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में पहली आती है मोंटेसरी विधि। इसकी प्रतिपादक कौन थी? श्रीमती मारिया मोंटेसरी, है ना। शिक्षा में कर्मेंद्रियों के आधार पर सीखना मतलब हाथ पैर आँख कान इनके आधार पर सीखना क्या कहलाता है? मोंटेसरी विधि। लोकोमोटर यानी गतिशीलता पर बल देता है। पूर्व प्रारंभिक शिक्षा 3 से 7 वर्ष के लिए अधिक उपयोगी है। फिर आती है किंडरगार्टन विधि। पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए मानसिक मंदता वाले बच्चों के लिए। प्रतिपादक कौन है? फ्रोवेल, है ना, फ्रोवेल। विशेष क्या है इसकी? शिक्षक यानी कि माली, विद्यालय यानी बाल वाटिका बाग, आंगनवाड़ी और विद्यार्थी यानी नन्हे पौधे। शिक्षक को माली के रूप में बताया गया है, विद्यालय को बाल वाटिका या बाग के रूप में बताया गया है और विद्यार्थी को नन्हे पौधे के रूप में बताया गया है ना। शिक्षक अपने बाल वाटिका में नन्हे पौधों यानी बच्चों की देखरेख करेगा और उन्हें फलने फूलने व सीखने का अवसर प्रदान करेगा। ये काय में आता है? किंडरगार्टन विधि में। फिर आती है बेसिक एजुकेशन यानी बुनियादी शिक्षा। इसके प्रतिपादक कौन है? महात्मा गांधी। विशेष क्या है इसमें? बच्चों की बुनियादी मजबूत करने के लिए हस्त कौशल की शिक्षा, मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करना, बच्चों को स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनाने हेतु शिक्षा, जीवन उपयोगी शिक्षा, ये सब काय में आती हैं? बुनियादी शिक्षा में। फिर आती है डिक्राली योजना। डिक्राली योजना क्या होती है? प्रतिपादक कौन है इसके? डॉक्टर ओविल डिक्राली। विशेष क्या है इसमें? छात्रों को उनकी रुचि क्षमता आदि के आधार पर वर्गीकृत करके शिक्षा प्रदान करना, अनौपचारिक शिक्षा पर बल दिया डिक्राली योजना ने, है ना। फिर आती है समस्या समाधान विधि। प्रतिपादक कौन है? किलपैट्रिक एवं जॉन ड्यूवी, है ना, डीवी स्कीनर।
स्किनर ने क्या बोला, समस्या समाधान विधि एक ऐसी विधि होती है जिसमें सृजनात्मक चिंतन व तर्क होता है। उद्देश्य क्या है इसका, बच्चों को समस्या समाधान बनाना, बच्चों को समस्या समाधान करता बनाना। चरण क्या है, समस्या का चयन, समस्या का प्रस्तुतिकरण, मतलब समस्या का चयन करना, फिर समस्या का प्रस्तुतिकरण करना, फिर आवश्यक तत्वों और विषय वस्तुओं का एकीकरण, परिकल्पना का निर्माण करना, समाधान निष्कर्ष पर पहुंचना, मूल्यांकन कार्य का आलेखन करना। ये है समस्या समाधान की चरण। फिर आती है आगमन विधि। आगमन विधि क्या होती है, इसके प्रतिपादक कौन है, अरस्तु। विशेष क्या है इसमें, उदाहरणों को प्रस्तुत करके सामान्यीकरण नियम सिद्धांत करते हैं। विशिष्ट से सामान्य की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, अवलोकन से विश्लेषण की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। ये क्या है, आगमन विधि। ये प्रतिपादक अरस्तु हैं। फिर आती है क्या, बाल्यावस्था के दौरान उपयोगी होती है क्या, आगमन विधि है ना। आगमन विधि की स्टेप क्या है, उदाहरणों का प्रस्तुत करो, फिर उदाहरणों का सामान्यीकरण करना, फिर अवलोकन, फिर परीक्षण, फिर सत्यापन करना। ये क्या है, आगमन विधि के स्टेप हैं। फिर आती है निगमन विधि। निगमन विधि के प्रवेता कौन है, अरस्तु ही हैं। विशेष क्या है, नियम सामान्यीकरण से उदाहरण की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, ज्ञात से विशिष्ट की ओर, अज्ञात से विशिष्ट की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर। और इसके वो क्या स्टेप क्या है, नियम को प्रस्तुत करना, नियम के मध्य संबंध स्थापित करवाना, उदाहरणों से परीक्षण और सत्यापन। ये इसके निगमन विधि के स्टेप हैं। फिर आती है प्रगतिशील शिक्षा। प्रतिपादक कौन है, जॉन ड्यूवी। यूएसए प्लस यूरोप में प्रगतिशील शिक्षा आंदोलन इन्होंने किया था। जॉन ड्यूवी, जॉन या डीवी इनको बोलते हैं, यह लोकतांत्रिक शिक्षा को बढ़ावा दिया इन्होंने, जहां बच्चों के विचारों को महत्व दिया जाए। समाज में रहकर व्यक्ति अपने व्यक्तिगत व्यक्तित्व को विकसित करता है। इनके अनुसार करके सीखने पर बल दिया गया है, करके सीखने पर बल दिया गया है। पूर्व ज्ञान पर आधारित शिक्षा है। शिक्षा व्यवहारिक सामाजिक जीवन का भाग होना चाहिए। जीवन पर्यंत सीखने पर बल दिया है। सहयोग द्वारा शिक्षा, है ना, सहयोग द्वारा शिक्षा पर बल दिया है। इसको बोला जाता है प्रगतिशील शिक्षा। फिर आती है सहकारी शिक्षा पर बल, मतलब कि मिलजुल कर शिक्षा प्राप्त करना किस में आता है, सहकारी शिक्षण पर आता है। फिर थोड़ा सा पालन पोषण के बारे में जान लेते हैं, पेरेंटिंग क्या होती है ना। तो इसमें आता है माता पिता द्वारा बच्चों की देखभाल, है ना। तो एक होती है सत्तावादी परवरिश, यानी कि माता पिता द्वारा बनाए गए नियमों का पालन बालक द्वारा किया जाता है ना। ये सत्तावादी परवरिश होती है, मतलब जो नियम माता पिता बनाए तो उन्हीं नियमों का पालन हो। इसमें अभिभावक सत्तावादी होते हैं, अर्थात उनके अनुसार बच्चों को उनके नियमों का पालन करना चाहिए। मतलब कि इसमें पेरेंट जो होते हैं क्या होते हैं, सत्तावादी होते हैं, मतलब जो वो नियम बनाते हैं सिर्फ उन्हीं का पालन होना चाहिए उसमें। फिर आता है असंबद्ध परवरिश, यानी कि अनइन्वॉल्व्ड पेरेंटिंग। माता पिता बच्चों के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होते हैं। बच्चों के कार्यों पर अभिभावक को कोई कंट्रोल नहीं होता है। बच्चों को उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है। माता पिता बच्चों को नज़रअंदाज करते हैं। यह सही परवरिश नहीं है, भावात्मक रूप से कमजोर परवरिश है ना। और फिर आती है आर्थो रिपेटेड पेरेंटिंग। ये क्या होती है, आर्थो रिपेटेड पेरेंटिंग। इसमें क्या होता है, माता पिता नियम बनाते हैं किंतु बच्चों की बात को सुना भी जाता है ना, बच्चों की भावनाओं का भी ध्यान रखा जाता है। फिर आती है परमिशिव पेरेंटिंग। इस प्रकार की परवरिश में परमिटिव पेरेंटिंग, इस प्रकार की परवरिश में माता पिता तब ही बच्चों के मामले में इन्वॉल्व होते हैं जब कोई सीरियस मामला है। माता पिता दोस्त की भूमिका निभाते हैं परमिशिव पेरेंटिंग में। ठीक है, तो यहाँ हमारा विशेष आवश्यकता वाला चैप्टर ख़त्म होता है ना। यूनिट 3 यहाँ पे समाप्त होती है। अब इसके कल हम MCQs देखेंगे। जितना भी हमने पढ़े हैं उसको एक बार और रिपीट करके आइएगा।
फिर कल अपन इनके MCQs देखते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। थैंक यू।